Students, we were reading about the indigo cultivation, and we have also read there were two main system of indigo cultivation. The first one was niche cultivation, and the second was Rios indigo on the land of Rios, and it is also called the Rioti system. Under the Rioti system, the planters force the Rios to sign a contract and agreement. At times they pressurized the village headman to sign the contract on behalf of the Rios. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. But the loan committed the Rios to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provided the sand and the drill while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. And we are reading about the Rioti system. What is the meaning of Riot? Riot क्या होता है? Riot किसको कहते हैं? Riot का मतलब क्या होता है? रियोत कहा जाता है पीसेंट को। किसको कहा जाता है? पीसेंट। पीसेंट मीन्स फार्मर्स, है ना। जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, जो खेती करता है, उसको क्या कहते हैं? रियोत कहते हैं, ठीक है ना। तो जो रियोती सिस्टम था, रियोती सिस्टम के अधीन जो प्लांटर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करें, है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, और ये एक एग्रीमेंट होता था, और उनको प्रेशराइज भी किया जाता था गांव के मुखिया के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द रियोस, यानी कि रियोस के बिहाफ पर वो साइन करता था। कौन? विलेज हेडमैन। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता था उसे एडवांस में कैश दिया जाता था। एडवांस में उसको कुछ पैसे कैश के रूप में दिए जाते थे, और जो प्लांटर्स होते थे उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिलता था इंडिगो प्रोड्यूस करने में। तो जो इंडिगो उगाने वाले जो रियोस होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनको लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता था, ठीक है। और जो लोन होता था वो रियोत के लिए जो, ठीक है, जो इंडिगो की खेती करते थे, करीब 25% ऐसा एरिया होता था जो इंडिगो के लिए होल्ड करना पड़ता था उनको। अगर मान लो वो 100% उनके पास एरिया है, तो 100 में से 25% जो एरिया होता था वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उन्हें होल्ड करना पड़ता था। और जो प्लांटर्स होते थे वो क्या है? सीड प्रोवाइड करते थे, ठीक है, ड्रिल, और जब कल्टीवेटर्स उसको प्रिपेयर करते थे, मिट्टी को तैयार करते थे, उसमें बीज डालते थे और उसकी देखभाल करते थे जब फसल होती थी, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था प्लांटर्स के द्वारा। प्लांटर से मतलब है ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो क्या है कि गाँव के अंदर जा कर के जो रियोत होते थे, जो फार्मर्स होते थे, और गांव का जो मुखिया, उनका जो हेडमैन होता था, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन उसको जो पैसा एडवांस में दिया जाता था और कम ब्याज पर उसको वो पैसा मिलता था, ठीक है ना। और उनसे ये शर्त होती थी कि वो जो खेती कर रहे हैं, चाहे वो चावल की खेती कर रहे हैं या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं, तो उनसे ज़मीन जो उनके पास उपलब्ध है उसमें से 25% ज़मीन पर वो नील की खेती करेंगे, ठीक है। तो वो 25% एरिया जो है नील की खेती के लिए होल्ड किया जाता था। जो प्लांटर्स होते थे उनके लिए बीज भी प्रोवाइड करते थे, है ना। और जो कल्टीवेटर्स होते थे, खेती करने वाले रियोस, ठीक है, वो क्या है? मिट्टी को तैयार करते थे, बीज डालते थे, उनकी देखभाल करते थे। ये सारा काम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। किस प्रकार से जो है नील का उत्पादन होता था? नील का उत्पादन कैसे होता था? तो ये आप फिगर देखेंगे, फिगर नंबर 10। एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स, पेंटिंग बाई विलियम सिम्पसन 1863। ये 1863 का एक पेंटिंग है। इसको डिज़ाइन किया गया था विलियम सिम्पसन के द्वारा, ठीक है। एक ये इंडिगो फैक्ट्री आपको दिख रही है, ये एक नील की फैक्ट्री है, और उसके आसपास जो है वो नील के खेत हैं, है ना। नील के खेत के पास ही जो है ना फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता था। तो ये पेंटिंग जो है उस समय इंडिगो कल्टीवेशन जो होता था, इंडिगो की जो खेती होती थी, नील की जो खेती होती थी, तो उसके लिए किस तरीके से फैक्ट्रियाँ सेटअप की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता था, तो उसके बारे में इसमें दिया गया है। इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है।
तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिगो की खेती जो की जाती थी वो तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके से होती थी, एक निज कल्टीवेशन होता था, है ना, दूसरा रियोती सिस्टम होता था, ठीक है ना। निज कल्टीवेशन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the riot, and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low, and the cycle of loans never ended. जब फसल को डिलीवर किया जाता था प्लांटर्स के लिए काटने के बाद, क्योंकि पहले फसल तैयार होती थी फिर उसको काटा जाता था, काटने के बाद जो प्लांटर्स उसको लोन प्रोवाइड करते थे, जो पैसे देते थे कैश में, जैसे मैंने अभी बताया रियोती सिस्टम के अंदर, तो वो उन्हें वो क्या करते थे, डिलीवर करते थे। तो एक जो नया लोन जो है वो रियोत को प्रदान किया जाता था। उन्होंने वो फसल डिलीवर किया, फिर उनको एक नया लोन जो है उनको मिल गया। तो ये साइकिल जो था, ये जो चक्र था, वो जब शुरू होता था वो बार बार आगे चलता रहता था, ठीक है। तो जो पीसेंट्स थे जो कि प्रारंभ में जो लोन जल्दी ही लेते थे और उनको ये रियलाइज भी होता था कि ये जो सिस्टम था उससे उनको एक हार्शनेस भी होता था। तो जो प्राइस इंडिगो का उन्हें प्राप्त होता था जब बेचने के बाद, ठीक है, जो उत्पादित करके जो नील वो बेचते थे प्लांटर्स को, तो उनका जो प्राइस होता था वो काफ़ी कम होता था, और कभी भी जो लोन वो उनको मिलता था उसका कभी अंत नहीं होता था। आज भी अगर हम देखें तो जो किसान होता है वो कई तरीके से गवर्नमेंट से लोन लेता है ना। एक केसीसी के माध्यम से लोन लेता है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो जो फार्मर्स हैं, ठीक है, और भी कई माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से वो लोन सरकार से प्रोवाइड जो है प्राप्त करते हैं। फिर क्या है, उनको भरते रहते हैं, तो वो लोन चुकने में ही नहीं आता है, हर बार फिर ले लिया फिर ले लिया, वो चक्र जो है कभी उनसे उसका पीछा नहीं छूटता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जितना हम लोन लेते हैं, अभी आजकल हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, तो सरकार है तो सरकार से हम लोन जो है लेते हैं खेती करने के लिए। पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी उनमें क्या है, कुछ प्लांटर्स होते थे वो उनको लोन प्रोवाइड करते थे। There were other problem too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the west soils in which peasants prefer to cultivate rice. Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. अब एक और समस्या थी इसमें, है ना। समस्या क्या थी कि जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो कल्टीवेटर्स को इंसिस्ट करते थे कि जो अच्छी मिट्टी हो उसी में जो है वो क्या करें, इंडिगो उगाएं। जबकि अच्छी मिट्टी के अंदर वो क्या है, चावल उगाते थे, उसको ज़्यादा प्रीफर करते थे। जबकि प्लांटर्स चाहते थे कि जो अच्छी मिट्टी अच्छी क्वालिटी है उसकी, है ना, जहाँ पे अच्छा उसका फसल होगा तो वहाँ पर वो जो है नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य करते थे। नील की खेती में समस्या ये होती थी कि उसकी जड़ें जो होती थी वो गहरी होती थी, तो मिट्टी के अंदर जब जड़ें उसकी गहरी होती थी तो उसके नुकसान भी उसका होता था। और इंडिगो हार्वेस्टिंग के बाद जो है लैंड जो होती थी, जो भूमि होती थी, वो चावल की खेती या चावल बोने के लिए एक तरीके से सूटेबल नहीं होती थी। आज भी अगर आप देखें, जब चावल जो धान की खेती की जाती है तो धान की खेती में पहले खेत को तैयार किया जाता है ना, और उस समय उसमें कई बार जो है प्लोइंग की जाती है। प्लोइंग करने के बाद काफ़ी समय तक उसको सुखाया जाता है जिससे उसके अंदर कोई ग्रास वगैरह या अन्य कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो उसमें बाद में उगाएं, है ना। तो उसको पूरा तैयार किया जाता है और अच्छी क्वालिटी की जो ज़मीन होती है, अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी होती है, वहाँ पर ये खेती की जाती है। तो उस समय जो अंग्रेज़ थे वो ये चाहते थे कि अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी है वहाँ पर क्या किया जाए, वो नील की खेती की जाए। द ब्लू रिविलियन एंड आफ्टर, अब ये नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ। इन मार्च 1859 thousands of Rios in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, Rios refused to pay rent to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bow and arrows. Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and the gomastas, agents of the planters who came to collect rent, were beaten up. Rios swore they would no longer take advances to sow indigo, nor be bullied by the planters' lathials, the lathi wielding strongmen maintained by the planters. 1859 मार्च में हजारों रियोस ने बंगाल में इंडिगो की खेती करने से इनकार कर दिया था।
जैसे ही ये विद्रोह फैला तो जो रियोज थे उन्होंने प्लांटर्स को रेंट पे करने से इनकार कर दिया और इंडिगो फैक्ट्रीज पर आक्रमण किए। उनके हाथों में तलवारें होती थी, स्पेयर्स होते थे, धनुष बाण सब कुछ, उनसे उन्होंने उन पर अटैक किए। तो जो महिलाएं थीं वो भी अपने पॉट से, पान से, किचन इम्प्लीमेंट्स जो होते थे, पॉट बर्तन वगैरह, ये सब उनसे उन्होंने भी क्या किया, लड़ाई लड़ी, है ना, क्योंकि उनके पास बंदूकें तो थी नहीं। तो जो भी उनके पास किचन इम्प्लीमेंट्स थे उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। और जो प्लांटर्स वो जो कि प्लांटर्स के लिए कार्य करते थे, ठीक है ना, उनको सोशली क्या कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया, सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार भी कर दिया गया था जो प्लांटर्स के लिए कार्य करते थे। जैसे गोमास्ता थे, है ना, गोमास्ता जो होते थे वो प्लांटर्स के एजेंट होते थे जो कि रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे। तो उनकी भी अब पिटाइयाँ होने लगी, उनको भी पीटा जाने लगा। तो रियोज जो थे उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक, अगर देखें तो इंडिगो जब वो उगाते थे, इंडिगो की जो खेती करते थे, अब उन्होंने ज़्यादा लंबे समय से वो क्या है कि वही खेती कर रहे थे और वो खेती करने से क्या उनके पास ज़्यादा एडवांसेस भी हो जाते थे। तो प्लांटर्स ने उनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए लठियाल्स रखे थे, ना, जो लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन होते थे जिनके पास लाठियाँ होती थी, ठीक है ना, तो वो प्लांटर्स रखते थे, उनको लठियाल्स कहा जाता था। और ये सब प्लांटर्स जो है जिससे कि उनसे वापस जो है उनसे नील की जो है फसल प्राप्त की जा सके, है ना, मतलब एक तरीके से जोर ज़बरदस्ती से उनसे ऐसा किया जाता था। वाई डिड द इंडिगो पीसेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट? What gave them the power to rebel? Clearly, the Indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. है ना। तो जो इंडिगो पीसेंट्स थे उन्होंने ऐसा निश्चय क्यों किया कि अब वो ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक वो चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। क्यों चुप नहीं रहेंगे? क्योंकि अब उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय ले लिया था। इससे साफ हो गया था कि जो इंडिगो सिस्टम है उससे उनको दबाया जा रहा था, ठीक है, और उनको इतना दबाया जा रहा था कि वो एक तरीके से विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए थे। 1859 में द इंडिगो रियोस फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिविलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट mobilized the Indigo peasants and fought pitched battles with the Latiyas. In other places, even the Jamidars went around places. In other places, even the Jamidars went around villages, urging the Rios to resist the planters. These Jamidars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. 1859 में जो इंडिगो रियोस थे, है ना, जो नील की खेती करने वाले जो फार्मर्स थे, उन्हें लगता था कि उन्हें अब लोकल ज़मींदार्स का सपोर्ट मिल गया था। जो गांव के जो मुखिया थे उन्होंने भी उनके, तो 1859 में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिगो रियोस से उन्हें लगता था कि लोकल ज़मींदार्स का सपोर्ट, गांव के मुखियाओं का सपोर्ट उन्हें जो है उस विद्रोह में मिला जो प्लांटर्स के खिलाफ़ कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे गाँव के मुखिया थे जिन्होंने इंडिगो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन पर साइन करने के लिए फोर्स किया था, और वो सभी जो है इंडिगो जो पीसेंट्स थे वो सभी, और जो है उनका जो है उन लठियाल्स के साथ में युद्ध भी हुआ, बैटल्स भी हुआ। और अन्य स्थानों पर जो है ज़मींदार जो गांव के आसपास होते थे उन्होंने रियोस से कहा कि वो प्लांटर्स के खिलाफ़ जो है एकत्रित हों, उनके खिलाफ़ लड़ना है, ठीक है। तो जो ज़मींदार थे वो काफ़ी नाखुश थे क्योंकि प्लांटर्स की जो पावर्स थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, वो बढ़ रही थी। इससे उनके अंदर एक गुस्सा था, और प्लांटर्स जिन्होंने ज़मीनें, जिनको लंबे समय के लिए लीज पर ज़मीनें दे दी गई थी। द इंडिगो पीसेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिविलियन when the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts। तो जो इंडिगो पीसेंट्स थे उन्होंने ये भी इमेजिन किया था, ये भी उनकी कल्पना थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करेगी, और क्योंकि जो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ जो संघर्ष हो रहा था 1857 के जो विद्रोह के बाद, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफ़ी जो है वो चिंतित भी थी कि कोई भी कोई अन्य जो है विद्रोह ना हो,
क्योंकि 1857 के विद्रोह को भी उन्होंने काफ़ी मुश्किल से जो उसको दबाया था। तो अब वो ये नहीं चाहते थे कि अब कोई भी ऐसा विद्रोह हो जिससे लोग जो हैं उनके खिलाफ़ खड़े हो जाएं। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड, जैसे ही जब ये समाचार जो है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे नील की खेती की जाती थी, तो उन ज़िलों के अंदर जब ये समाचार जब फैला, तो द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859, द रियोस सॉ द टूर as a sign of government sympathy for their plight. When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Rios would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown. Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे नील की खेती की जाती थी जिन जिलों के अंदर, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है उस क्षेत्र का दौरा किया था 1859 की सर्दियों में। तो रियोस ने देखा कि ये जो टूर है ना, ये जो उनका भ्रमण था वो गवर्नमेंट की एक सिंपैथी थी, है ना, यानी कि सरकार की जो सहानुभूति का एक वो सिग्नल था। जब बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस इश्यू किया कि जो रियोस हैं, है ना, अब वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो उनके साथ जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उनको कंपेल वो जो है स्वीकृत नहीं किया गया था, है ना। और जो क्वीन विक्टोरिया है उसने भी ये घोषित किया था कि इंडिगो की खेती करना अब आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब वो अगर इंडिगो नहीं बोएंगे तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ईडन ने ये भी कोशिश किया था कि जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे उनको नियंत्रित किया जाए और एक एक्सप्लोसिव जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी उसको कैसे रोका जाए। इसलिए उन्होंने जो एक्शन लिया उसके बारे में, ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि किस प्रकार से जो है विद्रोह को सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनका एक विद्रोह जो भड़का था 1859 में, तो उससे उनको लगता था कि भाई किसी भी तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सके जिससे कि आगे ये जो है विद्रोह ना भड़के, ठीक है। तो आगे का जो है आपका जो पार्ट बचा है, इसमें थोड़ा सा ये पार्ट बचा है तो इसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा जो नहीं है इसमें पार्ट। एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता rushed in the indigo districts. They wrote of the misery of the rios, the tyranny of the planters and the horrors of the indigo system. Buried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive method they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for rios. The commission asked the rios to fulfill their existing contract but also told them that they could refuse to produce indigo in future. जैसे ही ये जो विद्रोह फैला तो जो बुद्धिजीवी वर्ग था कलकत्ता से के इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे नील की खेती की जाती थी जिन जिलों के जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो उन्होंने लिखा कि जो रियोस हैं, है ना, वो काफ़ी जो है मिजरी हो चुके हैं, जो प्लांटर्स हैं वो टेरेनीज हैं और इंडिगो सिस्टम एक हॉरर सिस्टम के रूप में क्रिएट हो गया था। तो विद्रोह से जो चिंतित थे सरकार ने जो है उस समय क्या किया कि मिलिट्री को बुलाया जिससे कि प्लांटर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि उन पर आक्रमण हो रहे थे। और इंडिगो कमीशन को सेटअप किया गया इंक्वायरी के लिए, और इंडिगो जो प्रोडक्शन था, इंडिगो का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। तो कमीशन ने जो है प्लांटर्स को गिल्टी पाया, उनको दोषी पाया और उनकी आलोचना भी की, और उन्होंने जो इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ जो तरीके अपनाए थे उनका उन्होंने जो है काफ़ी आलोचना भी की थी, ठीक है। और उसने ये भी घोषित किया था कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो रियोस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब जो रियोस जो फार्मर्स है जो इंडिगो की खेती करते हैं, नील की जो खेती करते थे, उनको लाभ नहीं होता था। कमीशन ने पूछा था कि रियोस को अपनी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, है ना, उनको क्या करना है, फिल करना है, एक तरीके से उनको फुलफिल करना है। लेकिन उनसे ये भी पूछा गया था कि वो अगर चाहें तो भविष्य में जो है अपनी इंडिगो की जो नील की जो खेती करते हैं तो भविष्य में वो नील की खेती करने से इनकार कर सकते हैं, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। इस तरीके से ये बनाया गया था प्लान। ये सब कुछ हुआ था इंडिगो कमीशन के द्वारा।
आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, है ना। तो विद्रोह के बाद क्या हुआ, जो नील का जो उत्पादन होता था वो बंगाल में ढह गया था, लेकिन द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। तो प्लांटर्स ने अपना जो ऑपरेशन था नील की खेती करने वाला वो कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, बिहार में शिफ्ट कर लिया। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century देयर बिजनेस वॉज सिवियरली अफेक्टेड, बट येट they managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. जैसे ही, क्योंकि बंगाल से उनका अस्तित्व खत्म हो गया था प्लांटर्स का, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, तो अब उन्होंने कहाँ रुक किया, बिहार का रुक किया, ठीक है। तो बिहार में जब वो चले गए तो वहाँ पर उन्होंने एक सिंथेटिक डाई की खोज की थी 19वीं शताब्दी के अंत में, और उसने अपने बिजनेस को जो है और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि वो उसके प्रोडक्शन को मैनेज करना चाहते थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 में, तो उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी को वहाँ के किसानों ने आमंत्रित किया था, और मैंने उनका नाम पहले भी आपको बताया था, उनका नाम राजकुमार शुक्ल था, एक किसान थे, लीडर थे वो। उन्होंने जो है गांधी को आमंत्रित किया था 1917 में चंपारण में, और वहाँ पर जो है इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ जो चंपारण मूवमेंट चला था, और उसके बाद जब गांधी ने उसमें सफलता अर्जित की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इंडिगो प्लांटर्स का अस्तित्व फिर धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। 1917 के बाद तो उनको जो है नील की खेती का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। तो कहने का अर्थ यह है कि जो नील की खेती थी अब वो यहाँ से समाप्त हो गई है। हमने दो तरीके आपको बताए थे, निज कल्टीवेशन और रियोती सिस्टम। अगले सेक्शन में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।